नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास में आधुनिक भारत का ये पार्ट 4 है। तो ऑलरेडी इसका एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जिसमें 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो पीछे वाले सेशन में क्या हुआ था कि थोड़ा सा जो पीडीएफ था वो ब्लर था, तो इसको हम सही कर लिए हैं, उसके लिए सॉरी। इसको अब सही कर लिए हैं, तो इस बार का जो आपको पीडीएफ दिखेगा वो काफ़ी क्लियर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे, ठीक है। किसके बारे में? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। इसका ही थोड़ा सा जो पीडीएफ था वो गड़बड़ हो गया था। तो चलिए इसको सही कर लिए हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो वारेन हेस्टिंग था इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक, ठीक है। 1774 से लेकर 1785 तक था। तो इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो जो मतलब राजकीय कोषागार था, तो उसको इसने कहाँ से कहाँ लेके हटाया? तो जो कोषागार था वो पहले मुर्शिदाबाद था, तो वहाँ से हटा दिया, और इसने क्या किया कि उसे कोलकाता लेके आ गया, ठीक है। तो ये काम किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदार तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। उसके बाद ये क्या किया कि 1772 में इसने क्या किया कि जो भी जिला था, हर जिले में एक फौजदार तथा दीवानी अदालत की स्थापना की, ठीक है। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। तो जो फौजदारी अदालत थी वो किसके द्वारा उसको निरीक्षित किया जाता था? तो जो सदर निजामत अदालत होती थी वो उसको देखती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा, जो दरोगा नाजिम द्वारा नियुक्त होता था, ठीक है। तो चलिए स्लाइड को थोड़ा उधर कर लेते हैं। तो नाजिम द्वारा जो मतलब नियुक्त होता था वो अदालत की अध्यक्षता करता था। तो जो अदालत होता था उसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो नाजिम द्वारा जो नियुक्त होता था, ठीक है। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, और जो दीवानी अदालत होता था तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो जो कलेक्टर होता था वो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, और जो भी मतलब फौजदारी अदालत होती थी जिला का, वो किसके अधीन होती थी? तो वो एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। यानी कि मतलब वो किसके अंतर्गत आता था? तो जो भी भारतीय अधिकारी होता था वो उसके अधीन आता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। और उसके जो अधिकारी भारतीय अधिकारी होता था उसका सहायता करने के लिए दो लोग थे, एक तो मुफ्ती और एक काजी। ये दोनों उसका हेल्प करते थे। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था, और जो कलेक्टर होता था वो क्या करता था कि ये जो न्यायालय बना, इसके जो कार्य है वो सही से हो रहा है या नहीं, उसका देखभाल करने का काम किसका था? तो कलेक्टर का था। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत, ठीक है। तो जो कलकत्ता था वहाँ पे क्या किया गया कि एक सदर दीवानी अदालत, ठीक है, और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में क्या किया गया कि एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कोलकाता काउंसिल की सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। तो जो मतलब सदर दीवानी अदालत में क्या होता था कि जो कलकत्ता काउंसिल का जो सभापति होता था, और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम मुख्य काजी, ठीक है, नायब निजाम मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। तो जो सदर फौजदारी अदालत था उसमें कौन कौन थे? तो नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। और जो जिले का दीवानी और फौजदारी अदालत बनाए गए, तो उसमें जैसे कि कुछ ऐसा मुकदमा होता है ना कि हम अभी के डेट में कि वो हाई कोर्ट तक जाता है, हाई कोर्ट में भी नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है। तो इस तरह से क्या होता था कि उसका अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजा जाता था? तो सदर अस्पतालों सॉरी सदर अदालतों में भेजा जाता था, ठीक है। सदर अस्पताल होता है अभी ऐसे, तो वही याद आ रहा है। तो सदर अदालतों में उसे भेजा जाता था। दीवानी मुकदमों में, तो जो दीवानी मुकदमा होता था, ठीक है, जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून, ठीक है, और मुसलमान के लिए
मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। तो जो दीवानी मुकदमा था उसमें क्या किया जाता था, जाति के आधार पे कानून को लागू किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू है तो हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून, और मुसलमान के लिए क्या किया जाता था, मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जबकि फौजदार मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। और वही अगर हम किसकी बात करें, फौजदार मुकदमा, तो जो मुकदमा फौजदार मुकदमा था उसमें कौन सा कानून लागू किया जाता था, तो उसमें मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि 1772 यानी कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दैध्य प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, ठीक है, जो कंपनी था उसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। तो 1772 में क्या हुआ कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने क्या किया कि जो दैव्य प्रणाली थी, ठीक है, जो दैव्य प्रणाली थी उसको समाप्त करने करने को बोला, और जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत था उसके शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। तो जो वारेन हेस्टिंग था जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो उसने क्या किया कि जो दो उप दीवान थे, जो एक तो मोहम्मद रजा खां था तथा दूसरा कौन था, राजा सिताब राय, दोनों को क्या किया कि उसके पद से हटा दिया गया। किसके द्वारा हटाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा उसे पद से हटा दिया गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुनी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने क्या किया कि हेस्टिंग्स ने जो नवाब था, ठीक है, तो नवाब की देखभाल के लिए जो मीर जाफर की विधवा मुनी बेगम को उस क्या किया कि उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो ये किसके द्वारा किया गया, हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। इसको थोड़ा समझिए कि नवाब के देखभाल के लिए जो मीर जाफर की विधवा मुनी बेगम थी उसको क्या किया गया, संरक्षक नियुक्त किया 1775 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1775 में मुनी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। तो जो मुनी बेगम थी उसको हटाकर क्या किया गया कि मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता और मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। तो जो मोहम्मद रजा खां था उसने उसको क्या किया गया, संरक्षक नियुक्त किया गया। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसने क्या किया था कि 1781 ईस्वी में जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने क्या किया कि कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित किया। ठीक है, इसी के समय जो ये इसका टाइम पीरियड था उसके समय में क्या हुआ कि 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो जो जोनाथन डंकन था उसने क्या किया कि बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया। किसके समय में किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में क्या किया गया कि 1782 में जोनाथन डंकन ने क्या किया कि बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। अगले पॉइंट की अगर बात किया जाए तो अगला पॉइंट दिया गया कि गीता के अंग्रेजी अनुवादकार, ठीक है, जो गीता था उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा, तो विलियम विल्किंस, ठीक है, विलियम विल्किंस जी को चार्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। हेस्टिंग्स को किसने किया, हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। तो जिसने जो गीता को क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसका नाम क्या था, विलियम विल्किंस, तो उसको हेस्टिंग्स ने क्या किया, आश्रय प्रदान किया। ठीक है, आश्रय उसे दिया गया, रहने के लिए जगह दिया गया। किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया। आगे की पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने, ठीक है, जो सर विलियम जोन्स थे उन्होंने क्या किया 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे उनके टाइम पीरियड में ही क्या किया गया कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एक सोसाइटी को की स्थापना किया गया। उसका क्या नाम था, तो सोसाइटी का नाम था द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसके द्वारा किया गया था, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया। और किसके टाइम पीरियड में किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में किया गया। ये चीज़ समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। और जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने क्या किया कि जो मुगल सम्राट थे उनको 26 लाख का वार्षिक पेंशन मिलता था, उसको उसने क्या किया, बंद करवा दिया। उसको क्या किया, उसने बंद करवा दिया। किसने, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के समय में 1780 में, ठीक है, तो इसके टाइम में जो 1780 था उसमें क्या हुआ कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टक हिकी ने किया था। तो इसके टाइम पीरियड में कब, तो 1780 में क्या किया गया कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था, ठीक है, कौन सा, उसका नाम था द बंगाल गजेट। ठीक है, द बंगाल गजेट, उसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिकी ने किया। किसने किया, तो जेम्स ऑगस्टन हिकी ने उसका प्रकाशन किया। इसी के समय में जो वारेन हेस्टिंग्स थे, इसके समय की अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में
एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में एक एक्ट आया, कौन सा एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1774। उसके तहत क्या किया गया कि जो कलकत्ता था वहाँ पे एक हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक था, तो सिर्फ कलकत्ता तक था। ठीक है, कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। उसके बाद की मतलब इसको ये भी अधिकार था कि अगर कोलकाता के बाहर का कोई अगर मुकदमा हो, ठीक है, बाहर का मुकदमा हो, तो उसको सुनने के लिए जब दोनों पक्ष अगर हैं, दोनों सहमत हो, तो उसको यहाँ पे सुना जाता था। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था और ये जो न्यायालय था, ये जो कोर्ट था, यहाँ पे कौन सा कानून लागू होता था, तो जो अंग्रेजी कानून था वो लागू होता था। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें, ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो एजिला इम्पे था। जो एजिला इम्पे वो इसका क्या था, मुख्य न्यायाधीश था, जिससे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। तो इससे क्या करना पड़ा, जो इलीजा इम्फे था उसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था कि एक बंगाली ब्राह्मण थे जिनका नाम क्या था, नंद कुमार, उस पर उसने क्या किया, झूठा आरोप लगाया और झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से उससे क्या किया कि फांसी की सजा दिलवा दी थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था कि एक बंगाली ब्राह्मण जिसका नाम नंद कुमार था उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया और न्यायालय से बोल के फांसी की सजा दिलवा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 वारेन हेस्टिंग के समय में लड़े गए। ठीक है, तो यहाँ पे एंग्लो मराठा युद्ध और एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में बात हो रहा है कि ये किसके समय में लड़ा गया, तो ये वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही लड़ा गया। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध सलवाई की संधि, ठीक है, तो जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था वो सलवाई की संधि 1782 एवं जो द्वितीय यानी कि दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ कि मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। तो ये जो दो लड़ाई चल रहा था, एक तो प्रथम एंग्लो मराठा जिसको शांत करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए एक संधि किया गया जिसका नाम था सलवाई की संधि, जो कि 1782 में किया गया। और 2 साल बाद द्वितीय जो एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था उसको ठीक करने के लिए यानी कि उसको शांत करने के लिए एक संधि किया गया जिसका नाम क्या था, मंगलोर की संधि। तो कब किया गया, 1784 ईस्वी में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स थे इसके ही काल में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके टाइम पीरियड में किया गया, तो ये पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसका स्थापना किसके काल में किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में इसका स्थापना किया गया था। तो जो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग्स था उसने क्या किया कि संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी, ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक भारतीय अधिकारी को जो भी लगान था उसके हिसाब को देखभाल करने के लिए राय रायन जो थे उसे नियुक्त किया। ठीक है, राय रायन को नियुक्त किया और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। ठीक है, तो ये एक पद था भारतीय अधिकारी के लिए जिसमें क्या किया गया कि जो भी लगान है उसका हिसाब का देखभाल करने का काम था। और इस पद को प्राप्त करने वाला जो कौन था, तो पहला भारतीय जो दुर्लभ राय का पुत्र था जिसका नाम राजा राजबल्लभ था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, राजा राजबल्लभ था। ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो चलिए यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए नोट को देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि 1786 में, ठीक है, जो 1786 था उसके में क्या हुआ कि हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात जैसे हेस्टिंग चले गए यानी कि उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। तो उसका जो लगान परिषद है उसको क्या किया गया, फिर से गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी यानी कि एक नए अधिकारी जिस मुख्य सरिस्तेदार, ठीक है, मुख्य सरिस्तेदार की नियुक्ति की गई। तो एक नए अधिकारी का नियुक्ति किया गया जिसका नाम था मुख्य सरिस्तेदार, जिसका कार्य सभी कानूनगाओं के कागजों की देखभाल करना था। तो इसका मेन काम क्या था कि जो भी कानूनगाह हैं उनके कागजों की देखभाल करना। और इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। तो जो जेम्स ग्रांट थे उनका नियुक्ति इस पद पर सबसे पहले किया गया। तो ये नोट क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का जो भी पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट रह गया। पॉइंट क्या दिया गया कि पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कौन सा इंडिया एक्ट, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया।
परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ 1784 ईस्वी में, इसके विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स कहाँ चला गया, वापस इंग्लैंड चला गया। लेकिन फरवरी 1785 ईस्वी में वो इंग्लैंड गया, तो वहाँ पे क्या किया गया कि बर्क द्वारा, ठीक है, जो बर्क था, सॉरी हम बर्फ बोल दिए थे, तो बर्क था, बर्क है, तो बर्क द्वारा उसके ऊपर क्या किया गया, एक महाभियोग चलाया गया। लेकिन 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो इसे आरोपी समझ के क्या किया गया, इसके ऊपर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट द्वारा चलाया गया, और जिसके उसमें क्या हुआ कि लेकिन 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स का कहानी यहीं पे ख़त्म हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वो कौन सा है, तो अगला जो नाम यहाँ पे दिया गया उसका नाम क्या है, तो सर जॉन मैकफर्सन, ठीक है। सर जॉन मैकफर्सन की अगर हम बात करें तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। इससे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये क्या था, टेम्प्रोरी गवर्नर जनरल बना था, जो कि बस मात्र 1 साल के लिए ही बना था, कुछ टाइम के लिए बना था, 1 साल के अंदर ही इसका कार्यकाल खत्म हो गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। किसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसके बारे में, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 1786 से लेके 1793 और 1805 ईस्वी ये इसका कार्यकाल है। तो इसको देखते हैं और जो भी पॉइंट है इसके बारे में उससे हम लोग समझते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इसका मतलब साइज है, अगर उस साइज में देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये भी साइज अच्छा ही है। चलिए इसको देखते हैं। तो दिया गया है कि इसके समय में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। तो जो भी मतलब जिला था उसका जो भी अधिकार था वो किसके हाथ में दे दिया गया था, तो जो कलेक्टर होता था, ठीक है, जो कलेक्टर होता था उसके हाथ में पूरे जिले का अधिकार दे दिया गया था। किसके समय में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदार अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। तो जो मतलब जो भारतीय न्यायाधीश से युक्त जो जिला था, जो मतलब जिला फौजदार अदालत था, उसको इसने क्या किया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके जगह पर इसने क्या किया कि 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। तो जो भ्रमण करेगी, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाएगी, जिसमें 4 में 3 क्या इसके लिए था, तो बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए था। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिया गया कि कॉर्नवालिस ने 1753 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने क्या किया कि 1793 में एक फेमस कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। किसके पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था, तो शक्ति यानी कि पावर के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। तो जो पुलिस कर्मचारी थे उसके वेतन में वृद्धि के साथ ही क्या किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त थे जमींदारों को इस अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया। तो ये भी चीज़ किया गया इसके कार्यकाल में। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जो भी कर्मचारी जो कंपनी के अधीन काम करते थे, तो उनका जो व्यक्तिगत व्यापार था, यानी कि उनका जो पर्सनल निजी जो भी व्यापार था, उस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप कोई भी अपने तरीके से व्यापार नहीं कर सकते हैं। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। उसके बाद क्या किया गया कि जो भी जिला था वहाँ पे एक पुलिस थाना का स्थापना किया गया और एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया कि वो पता करे कि कोई ऐसा कंपनी का कर्मचारी तो नहीं है जो कि अपना व्यक्तिगत व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, ठीक है। यहाँ पे नाम देखिए कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। तो जो भी भारतीय थे उनका एक पद मतलब क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया था कि उतना ही तक उनको पद मिलेगा, उससे ज़्यादा का जो पद है वो अंग्रेजों के पास रहेगा, भारतीयों के पास नहीं रहेगा। इसने क्या किया कि ये इसके द्वारा किया गया था, ठीक है, कॉर्नवालिस के द्वारा।
तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि इसने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, ठीक है, यानी कि 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना था। तो इसने क्या किया, एक स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया, जिसके तहत जो भी जमींदार थे उन्हें क्या करना पड़ा कि जो भू राजस्व है उसका लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को, यानी कि 90% मतलब मान लीजिए कि 100 किलो अगर कोई जमींदार है अनाज उसको मिल रहा है तो उसका 90 किलो उसे किसे देना होगा, कंपनी को देना होगा। काफ़ी सारा काम वो करे और इन्हें फोकट में चीज़ें चाहिए थे, ठीक है। तो लगभग 10% अपने पास रखना था, 90% दे देना था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी, और ये जो योजना है किसके द्वारा बनाया गया था, जॉन सॉर के द्वारा ये योजना बनाई गया था। कौन सी योजना, अस्थाई बंदोबस्त। इससे बंगाल, ठीक है, तो ये जो योजना था उससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास की उत्तरी जिलों में लागू की गई। तो जो भी मतलब यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया, जैसे कि बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, बनारस और मद्रास, तो उसके उत्तरी जिलों में इसका क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। तो जो भी जमींदार थे तो इसका जो भू राजस्व का दर था उसको तय करने के लिए कौन स्वतंत्र थे, तो जो जमींदार थे वो स्वतंत्र थे। कर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो जो लॉर्ड कर्नवालिस था उसे भारत में क्या माना जाता है, तो नागरिक सेवा जो है उसका जनक भी इसे माना जाता है। तो नागरिक ये सेवा काफ़ी किया, इस वजह से इसे जो लॉर्ड कर्नवालिस है उसे भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। तो थोड़ा सा जूम ही कर लेते हैं भाई, क्योंकि जूम करके पढ़ने का अलग ही स्वैग है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो जूम करके पढ़ते हैं, अच्छे से दिख रहा है, क्लियर होना चाहिए चीज़ें, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है, तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और सर जॉन सॉर से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो अगला हमारा सेशन आएगा उसमें सर जॉन सॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि हम लोग कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो सर जॉन सॉर के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में लाएंगे, नेक्स्ट सेशन यहाँ से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।